जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएसए प्रारंभ जीएसपी धर्म पर। दोस्तों हम लोग का जो लूसेंट का दोस्तों सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज दोस्तों डे बाय डे हम लोग क्लास कर रहे हैं, उसमें आज दोस्तों हम लोग बायोलॉजी करेंगे। अब बायोलॉजी का दोस्तों चैप्टर हम करेंगे कोशिका विज्ञान। लूसेंट से दोस्तों हम लोग कोशिका विज्ञान के चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं और इससे दोस्तों आपके प्रश्न एग्जाम में छपते हैं। कोई भी एग्जाम दे लीजिए, खासकर हम लोग बिहार के एग्जाम को ध्यान में रख करके दोस्तों हम लोग ये काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अन्य एग्जाम जो होगा, रेलवे हो गया, आपका एसएससी हो गया, उसमें इससे प्रश्न नहीं आते हैं। प्रश्न मेरे भाई आते हैं और इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर एक लाइन को दोस्तों हम व्याख्यात्मक तरीके से बताएंगे ताकि आपके दिमाग में दोस्तों छप जाए और जब भी इसको रिवीजन करें आपको किसी तरह की समस्या दोस्तों ना आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो पहला है हमारा दोस्तों यहाँ पॉइंट पूछा है जीव द्रव के बारे में, मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो सबसे पहले जाते देखिए प्रोटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों। ये जीवित पदार्थ होता है। क्या होता है हमारे शरीर का दोस्तों, ये जीवित पदार्थ होता है। जीवित पदार्थ से क्यों कहते हैं हम आगे बताएंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले प्रोटोप्लाज्म जो होता है क्या होता है हमारे शरीर का जीवित पदार्थ होता है। आप समझिए यहाँ पर क्या है। तो जीव द्रव का जो नामकरण है वो पुरकिंजे ने किया। कब? 1839 में। 1839 में पुरकिंजे महोदय ने क्या किया है, जीव द्रव की दोस्तों खोज की, उसका नामकरण किया। यह क्या होता है, जीव द्रव क्या होता है, तो यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन पारभासी लालसा और वजन युक्त पदार्थ है। मतलब ये दोस्तों क्या है, गढ़ा रंगहीन, मतलब इसका कोई रंग नहीं होता है। पारभासी मतलब धुंधला धुंधला इसका देखने में लगेगा आपको। और ये लसलसा रहता है, मतलब लसलसा मतलब कि जिस तरह से गोंद आपका होता है वो। और ये वजन युक्त मतलब कि वजन दोस्तों इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। जीव की सारी जैविक क्रियाएं दोस्तों इसी के द्वारा होती है। जीव की सारी मतलब हमारे जो दोस्तों मान लीजिए मनुष्य हम लोग हैं या कोई भी जीव जंतु दोस्तों, उसकी जो भी जैविक क्रिया है मेरे भाई वो सभी इसी के द्वारा होती है। जैविक क्रिया मतलब क्या, जैसे आपका श्वसन हो गया आपका, पोषण हो गया आपका, वृद्धि विकास आपका हो गया, उत्सर्जन हो गया आपका। ये सब दोस्तों किसके द्वारा होता है दोस्तों, ये आपका होता है किसमें, तो आपका ये जीव द्रव में दोस्तों संपन्न होता है। इसलिए जीव द्रव को जीवन की भौतिक आधार दोस्तों कहा जाता है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म जो होता है दोस्तों, इसलिए इसको जीवन की भौतिक आधार कहा था। इसलिए हम इसको बोले कि जीवित पदार्थ हमारे किसी भी सजीव का दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जो जीव द्रव है दोस्तों उसको दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटेंगे, दो भागों में। पहला है कोशिका द्रव जिसको हम लोग फाइटोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा है आपका केंद्रक द्रव जिसको हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब ये कोशिका द्रव क्या होता है और आपका केंद्रक द्रव क्या होता है। तो सबसे पहले बताएंगे कोशिका द्रव क्या होता है। तो यह कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। मतलब कि जो आपका मान लीजिए ये आपका केंद्रक है और ये आपका कोशिका झिल्ली है, इसके बीच का जो भाग रहेगा दोस्तों इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसी को कहेंगे दोस्तों कोशिका द्रव। ये बता रहा है कोशिका में केंद्रक, ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली मतलब कि जो अगर जीव जंतु कोशिका के बारे में बात करें तो सबसे बाहरी परत होती है। और वही आपको बोले आपको कि जो पादप कोशिका होता है दोस्तों उसका कोशिका भित्ति के बाद जो आपका लेयर होता है वो कोशिका झिल्ली का ही होता है। तो ये कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है तो समझिए पहले। तो कोशिका के जितने भी अंग होते हैं मेरे भाई, ये कोशिका झिल्ली के अंतर्गत ही आपको देखने के लिए मिलेंगे। जितने भी सभी जो कोशिका अंग होते हैं दोस्तों ये आपको उसी में देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं। क्या सिंपल समझिए, कोशिका द्रव में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये कोशिका द्रव पूछे तो केंद्रक कोशिका झिल्ली के बीच रहता है। केंद्रक द्रव क्या है, तो यह कोशिका में केंद्रक के अंदर रहता है। मतलब जो आपका न्यूक्लियस है दोस्तों उसके अंदर जो द्रव पाया जाता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको मेरे भाई कहते हैं केंद्रक द्रव। अब इसमें क्या रहेगा, तो केंद्रक में दोस्तों आपका डीएनए और आपका आरएनए दोस्तों रहता है। ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब कि केंद्रक द्रव में क्या पाए जाते हैं, तो डीएनए और आरएनए दोस्तों पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में क्या पाए जाते हैं, तो जितने भी कोशिकांग हैं दोस्तों वो पाए जाते हैं आपके कोशिका द्रव में। तो उम्मीद करते हुए आपको समझ में आ गया होगा। अगला है कि जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो जीव द्रव है दोस्तों वो उसका 99% जो भाग है वो 4 जो एलिमेंट है उससे बने। कौन कौन है, तो ऑक्सीजन तो 76% है, कार्बन आपका 10.5% है, हाइड्रोजन आपका 10% है और नाइट्रोजन दोस्तों 2.5% है दोस्तों इसको। और इसीलिए इसको हम लिविंग प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिविंग एलिमेंट कहते हैं। ये जो चारों है दोस्तों आपका, तब इसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग एलिमेंट दोस्तों नाम से जानते हैं। ये चारों तत्वों का नाम याद रखिएगा जो आपके जीव द्रव में पाए जाते हैं। जीव द्रव का लगभग 80% भाग दोस्तों क्या है, तो उसमें जल है। क्या है मेरे भाई, तो जल है। अब ये जल क्या करते हैं, तो जितने हमारे शरीर में जैसे पदार्थों का जो परिवहन होता है तो परिवहन दोस्तों ये सहायक होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो जीव द्रव का जो 80% भाग है वो जलीय भाग है। उसके बाद जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का जो अनुपात है वो 81:19 है। बात है कि कार्बनिक क्या होता है, अकार्बनिक क्या होता है और कार्बनिक क्या होता है। तो अकार्बनिक जो जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर, मिनरल्स जो हमारे बॉडी में होते हैं, मिनरल्स हो गया आपका। वहीं कार्बन के बारे में बात कर ले हम लोग, जिसमें प्रोटीन आपका कार्बनिक यौगिक जो आपका प्रोटीन आता है आपका, प्रोटीन के बाद आपका कार्बोहाइड्रेट आएगा,
कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया। उसके बाद आपका फैट जो वसा होता है दोस्तों, ये सब क्या होते हैं आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो इसलिए आपसे पूछे कभी कि कार्बनिक और कार्बनिक का कितना अनुपात होता है, तो 81:19, मतलब कि हमारे बॉडी में कार्बनिक मतलब कि वाटर और मिनरल दोस्तों 81 होते हैं, मतलब 81% मान लीजिए, और कार्बनिक यौगिक कितने होते हैं, तो 19% होते हैं दोस्तों। अगला हमारे हैं कोशिका के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग उसके जीव द्रव्य के बारे में समझ गए। अब आते हैं कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में सेल कहते हैं, तो जीवन की संरचनात्मक, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब कि संरचना मतलब हमारे बॉडी का जो दोस्तों बनता है शरीर दोस्तों, किससे बनता है, उससे छोटी सबसे इकाई क्या होती है दोस्तों, ये आपकी कोशिका होती है। इसलिए इसको हम लोग सबसे छोटी बोलते हैं, संरचनात्मक इकाइयाँ। जितनी भी दोस्तों हम लोग क्रिया करते हैं, कोई भी चीज़ कर रहे हैं दोस्तों, वो क्या है, तो कोशिका के माध्यम से दोस्तों करते हैं, जिसको हम लोग कार्यात्मक इकाई कहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे शरीर का या किसी भी जीव का दोस्तों संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सबसे छोटी होती है, कहते हैं कोशिका होती है। जैसे मान लीजिए कि आपका सेल है, तो सेल के मिलने से क्या बनता है, टिश्यू बनता है आपका। सेल के मिलने से दोस्तों क्या बनता है, टिश्यू बनता है। टिश्यू को मिलाइएगा आपका दोस्तों, तो क्या बनेगा, मतलब कि आपका कोशिका के मिलने को दोस्तों बन गया आपका क्या, उत्तक। उत्तक के मिलने से क्या बनता है दोस्तों, आपका ऑर्गन बनता है, मतलब कि अंग बनता है। क्या बनता है आपका अंग, या इसी को हम लोग ऑर्गन बोलेंगे। और ऑर्गन जब मिलते हैं दोस्तों, मतलब आपके जब अंग मिलते हैं, तो क्या बनता है आपका बॉडी बनता है। क्या बनता है आपका बॉडी दोस्तों बनता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो जब भी पूछे कोशिका दोस्तों, तो कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की या किसी भी जीव की दोस्तों, सजीव की क्या होती है, सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका का जो अध्ययन होता है मेरे भाई, उसको बोलते हैं क्या, साइटोलॉजी। मतलब कोशिका का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो फाइटोलॉजी के नाम पर दोस्तों जानते हैं। इसमें दोस्तों कोशिकाओं के वृद्धि विकास, उसके कोशिका विभाजन के बारे में दोस्तों हम लोग समझते हैं, किसमें, तो फाइटोलॉजी में। अब आते हैं आगे कि कोशिका शब्द का सबसे पहले खोज किसने किया था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेज एक वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट हुक, 1665 में इन्होंने किया था। और जब इन्होंने किया था दोस्तों, तो मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की, ये ध्यान दीजिएगा। मृत कोशिका की खोज की थी। आगे चलकर जीवित कोशिका अलग खोजेंगे। तो मृत कोशिका खोज बोलेगा तो रॉबर्ट हुक किया तो 1665 में सबसे पहले यही कोशिका शब्द को देने वाले। इन्होंने कार्क में कोशिकाओं की खोज की थी। कार्क मतलब जो मधुमक्खी का छत्ता देखें भाई, उसका जो जिससे मध निकालते हैं, वो जो है ना, उसी को यहाँ पर कॉर्क नाम दिया गया है। तो उससे दोस्तों इन्होंने क्या किया था दोस्तों, उससे पता लगाया था किसका दोस्तों, कोशिका का, ये ध्यान दीजिएगा। आगे चल करके एंटोन ल्यूवेनहॉक का नाम सुने होंगे, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी दोस्तों। उन्होंने क्या किया था, माइक्रोस्कोप का दोस्तों उपयोग करके सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की थी। कब, तो 1674 में, 9 साल बाद। ये 65 में खोजे मृत कोशिका में, इसमें 9 जोड़ दीजिएगा तो 74 में आ जाएंगे ल्यूवेनहॉक दोस्तों, याद रखिएगा। इनका नाम जुड़ा हुआ किससे, तो आपके बैक्टीरिया की खोज से भी जुड़ा हुआ नाम इनका याद रखिएगा। तो इसकी खोज की थी। कैसे खोज किए थे, तो शैवाल एस्पेरोगैरा में पहली जीवित कोशिका थी, जिसे ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप द्वारा देखा था। किसके द्वारा देखा था, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा दोस्तों शैवाल के माध्यम से तो जीवित कोशिका की खोज किए थे किसने, तो ल्यूवेनहॉक 1674 में। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रहा होगा। आगे है कि सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा जो की है, मतलब ये पूरा याद रखिएगा। ये माइकोप्लाज्म दोस्तों क्या है, तो एक तरह का जीवाणु है। इसी की सबसे छोटी क्या है, कोशिका है। माइकोप्लाज्म बोलेगा या माइकोप्लाज्मा कहीं कहीं लिखा रहेगा। इसका पूरा नाम क्या है, तो गैलीसेप्टिकमा दोस्तों ये है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका बोलेगा तंत्रिका तंत्र की है दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तंत्रिका तंत्र की कोशिका क्या है, सबसे लंबी है। और सबसे बड़ी कोशिका बोले तो शुतुरमुर्ग के अंडे का नाम सुने होंगे दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कोशिका है। सबसे छोटा बोले, सबसे बड़ा, लंबा बोले, सबसे छोटा बोले दोस्तों, हमें सबसे बड़ा बोले। ये सबसे छोटा हो गया, ये सबसे लंबा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया दोस्तों। तो तीनों आपका पॉइंट याद रखना है आपको। अब यहाँ पर जो है इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है आपका कि कोशिकाओं के औसत संगठन, कोशिका मतलब उसमें क्या क्या होता है वो देखिए। तो जल 70 से 90% होता है, प्रोटीन आपका 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट दोस्तों 3% होता है आपका, लिपिड आपका 2% होता है। लिपिड मतलब कि जो वसा से बनता है दोस्तों, वही क्या आपका लिपिड, आगे बताएंगे हमको। न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों 5 से 7% होता है, और आयन दोस्तों क्या होता है 1% होता है। तो इस तरह से क्या है दोस्तों, ये कोशिकीय भार का दोस्तों प्रतिशत है। इसके कुछ अवयव है जो आपको दिखा रहा है यहाँ पर। अब आते हैं हमारा आगे यहाँ पर कोशिका सिद्धांत के बारे में बात किया है। इसको थोड़ा हम बड़ा कर देते हैं ताकि थोड़ा क्लियर दिखे। देखिए, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838-39 में मैथियस स्लाइडेन और स्वान, जिसको थियोडर स्वान ने किया था। सिंपल आपसे पूछता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो स्लाइडेन एवं स्वान।
यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने तो बताया अपने सिद्धांत में कि जो हमारे शरीर है या जो सबसे छोटी इकाई होती है हमारे शरीर की, वो कोशिकाओं से होती है। हमारा जो शरीर बना है वो सब कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है। लेकिन ये बताने में असफल रहे दोस्तों कि जो कोशिका का विभाजन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मतलब जो नई कोशिका बन रही है, नई कोशिका, उसका निर्माण कैसे होता है, ये सिद्धांत बताने में इनका असफल रहे थे। उसी सिद्धांत को आगे, मतलब कि जो नई कोशिका कैसे बन रही है उसको बताने के लिए आगे पहली बार आते हैं एक रेडोल्फ विर्चो, या विर्चो है, जो 1855 में उन्होंने क्या किया था, क्लियर किया सबके सामने कि कोशिका का जो विभाजित होती है, मतलब जो कोशिका विभाजन होता है, जो नई कोशिका बनती है उसका निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। मतलब जो पहले से जो कोशिकाएं हैं मेरे भाई, यही क्या होती है, विखंडित होकर के नई कोशिका का निर्माण करती है। ये ध्यान दीजिएगा जी। जो स्लाइडेन और स्वान बताने में दोस्तों असफल हुए थे, आपसे कहीं पूछे कि कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडेन और स्वान दिया था उसमें उन्होंने किसकी व्याख्या नहीं की थी, तो दोस्तों ने कोशिका विभाजन के बारे में नहीं बताया था, वो मतलब अस्पष्ट था दोस्तों। उसको स्पष्टीकरण किसने किया था, तो विर्चो ने किया था 1855 में दोस्तों। इन्होंने बताया कि जो पहले से कोशिका है हमारे शरीर में या किसी भी जीव के शरीर में दोस्तों, उसी से क्या होता है दोस्तों, आपका विखंडित होकर के ये नई कोशिका का निर्माण होता है। आगे आते हैं। अब कोशिका सिद्धांत की जो मुख्य बातें यहाँ पर देखिए दिया है, क्या दिया है, तो सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद के बने, मतलब जितने भी जीव है दोस्तों वो कोशिका से ही बने हुए, या कोशिका संबंधित जो भी उत्पाद है दोस्तों उससे इनका बना हुआ है। सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित है, वही बता दिया आपको कि पहले से जो कोशिका है उसी दोस्तों नई कोशिका बन करके उसका निर्माण होता है। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता मतलब क्रिएटर होता है, क्योंकि केंद्रक जो होता है दोस्तों कोशिका क्या होता है, ये ब्रेन होता है। जिस तरह से हम लोग का ब्रेन है बॉडी का, उस तरह से कोशिका क्या होता है, ये कोशिका का जो दोस्तों आपका ब्रेन होता होगा तो केंद्रक होता है, ये कंट्रोलर होता है दोस्तों। इसीलिए कहा गया यहाँ पर क्रिएटर कहा गया है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से हो रहा है उसको कंट्रोल मतलब क्रिएट करने का काम कौन कर रहा है, केंद्रक कर रहा है दोस्तों। हमारे कोशिका के जितने भी अंगक है उसके बारे में बताएंगे आगे, जितने भी अंगक उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है दोस्तों, यही आपका दोस्तों केंद्रक करता है, जिसको न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। अब आगे आते हैं कोशिका के प्रकार। एक कोशिका बहु कोशिका आप लोग समझते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक कोशिका बहु कोशिका के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं कोशिका दो प्रकार की होती है, इससे तो एक प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। तो पहले समझिए प्रोकैरियोटिक मतलब छोटा कोशिका, जिसमें कोशिका के बहुत सारे अंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, ये अविकसित होती है, ये पूरी तरह से विकसित होता है दोस्तों। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जैसे खासकर आपके बैक्टीरिया, खासकर आपके बैक्टीरिया होते हैं, जितने प्रकार के बैक्टीरिया का नाम सुनते होंगे, बैक्टीरिया जितने प्रकार के बैक्टीरिया का नाम सुनते होंगे सब दोस्तों प्रोकैरियोटिक में आता है दोस्तों। और यूकैरियोटिक में दोस्तों जो विकसित है, जैसे मानव हो गया, पेड़ पौधे प्लांट होंगे दोस्तों, ये सब क्या होता है, यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए यहाँ पर सिंपल याद रखिएगा, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। अब याद रखिए प्रोकैरियोटिक के बारे में पढ़ते हैं क्या है, तो ये कोशिकाएं जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा जिसमें जो सबसे छोटा कोशिका होता है, प्लूरो निमोनिया समजीव में मिलते हैं। इसका मूलभूत संगठन का आकार व कार्य में विभिन्नताएं के बावजूद एक सा होता है। सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं भित्ति जो कोशिका झिल्ली से घिरी होती है। कोशिका में साइटोप्लाज्म एक तरल मैट्रिक्स के रूप में भरा रहता है। इसे कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक दोस्तों नहीं होता है। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होती है, मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली द्वारा घिरा नहीं होती है। जिमोनिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणु में सूक्ष्म डीएनए वृत्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं को विशिष्ट समलक्षणों को बताते हैं। उनमें से एक प्रतिजीवी व प्रतिरोधी होते हैं। प्लाज्मिडी डीएनए वृत्त जीवाणुओं के बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो हमको पढ़ के सुनाए आपको ये कहानी, अब ये कहानी को हम लोग समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले बता रहे हैं प्रोकैरियोटिक किसमें होता है, तो जीवाणु हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, आपका माइकोप्लाज्म हो गया, जो मतलब अविकसित दोस्तों जिसमें कोशिकाएं होती है, मतलब पूरी तरह दोस्तों क्या है, विकसित नहीं है, उसमें दोस्तों आपका प्रोकैरियोटिक होता है। खासकर बैक्टीरिया हो गया, नीलहरित शैवाल हो गया, माइकोप्लाज्मा जो हो गया, ये सब याद रखिएगा। इसका मूलभूत संगठन का आकार व कार्य विभिन्नताएं के बावजूद एक सा होता है, मतलब इसमें जो कार्य करने का इसका आकार जो होता है सब दोस्तों क्या होता है, विभिन्नता मतलब अलग अलग होता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों क्या होता है, ये आपको एक साथ दिखेगा। सभी प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति होती है, मतलब कि इसमें क्या होती है, जितनी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आपको दिखेगी वो दोस्तों क्या होती है, उसमें कोशिका भित्ति होती है। और इसकी जो कोशिका भित्ति बनी होती है खासकर जीवाणुओं की, वो पेप्टिग्लाइकेन के बना होता है, पेप्टिग्लाइकेन का दोस्तों बना होता है, याद रखिएगा पेप्टी, आगे हम बताएंगे भी पेप्टिग्लाइकेन का दोस्तों बना होता है। ये प्रोकैरियोटिक में था, खासकर ये जीवाणु का, याद है जीवाणु के बारे में बता रहे हैं।
कोशिका भित्ति मतलब इसमें होता है। उसके बाद दोस्तों कोशिका झिल्ली से ही घिरा होता है। पहले ऊपर हुआ कोशिका भित्ति, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली होता है। कोशिका में साइटोप्लाज्म का एक तरल मैट्रिक्स रूप में भरा होता है। इसमें क्या द्रव जो होता है, जो बताए थे आपको, साइटोप्लाज्म में तो कोशिका द्रव भरा रहता है, कोशिका द्रव आपका भरा रहता है। वही बात बता रहा है यहाँ पर, जो कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली है, उसके अंदर जो दोस्तों आपका है वो आपका कोशिका द्रव जो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के नाम से जान रहा है। इसमें कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया था, मतलब इसमें दोस्तों केंद्रक होता ही नहीं है। जो प्रोकैरियोटिक इसमें दोस्तों केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक न होने के कारण दोस्तों इसमें डीएनए नहीं होता है, क्योंकि डीएनए दोस्तों आपका केंद्रक में होता है, लेकिन जितना होना चाहिए स्पष्ट रूप से दोस्तों, वो स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। कौन डीएनए होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से दोस्तों नहीं होता है। अनुवांशिक पदार्थ मुख्य रूप से नग्न व केंद्रक झिल्ली से घिरा नहीं होता है। अनुवांशिक पदार्थ मतलब डीएनए की बात कर रहा है। जीनोमिक डीएनए के अतिरिक्त एकल गुणसूत्र गोलाकार डीएनए जीवाणुओं में सूक्ष्म डीएनए वित्त जीनोमिक डीएनए के बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका केंद्रक जब है ही नहीं, तो दोस्तों जो इसके डीएनए होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों आपके, वो बाहर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे, बाहर देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं। इन डीएनए वृत्तों को प्लाज्मिड कहते हैं। जो दोस्तों ये जो गोलाकार जो डीएनए के बारे में बात किया, जो आपके प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं, तो इसको दोस्तों प्लाज्मिड कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड डीएनए जीवाणुओं में विशिष्ट सम लक्षणों को बताते हैं, मतलब कि यही जो है प्लाज्मिड दोस्तों, जो जीवाणु है बैक्टीरिया दोस्तों, उसके समान लक्षणों को दोस्तों दर्शाने का काम करता है। उनमें से एक प्रतिजीवी के प्रतिरोधी होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए वृत्त जीवाणुओं को बाहरी डीएनए के साथ रूपांतरण के प्रबोधन हेतु उपयोगी है, मतलब कि जो बाहरी जो आपके जीवाणु होते हैं दोस्तों, उसमें क्या करते हैं, सहायक होते हैं, मतलब कि रूपांतरण करने के लिए। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक के अंगक नहीं पाए जाते हैं, मतलब कि राइबोसोम के अलावा क्या होंगे दोस्तों, आपको जो आपके प्रोकैरियोटिक हैं, इसमें दोस्तों यूकैरियोटिक जितने भी अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया दोस्तों, इसके अलावा जो आपका एंडोप्लाज्म प्लाज्मिक हो गया दोस्तों, मतलब कि अंतःपर्दे जालिका हो गया दोस्तों, ये सब दोस्तों आपके इसमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो इसमें सिर्फ राइबोसोम आपको देखने के लिए मिलेंगे। अधिकांश प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं विशेषकर जीवाणु कोशिकाओं में एक जटिल रासायनिक कोशिका आवरण मिलता है, जो दृढ़तापूर्वक बंधकर 3 स्तरीय संरचना बनाता है। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक है दोस्तों, उसमें क्या होती है, एक मजबूत संरचना बनी होती है, जो क्या 3 स्तर, मतलब उसमें 3 दोस्तों लेयर होते हैं। 3 लेयर का दोस्तों एक संरचना बनाने का दोस्तों ये काम करती है। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स, जिससे पश्चात क्रमशः कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव झिल्ली होती है। यद्यपि आवरण के प्रत्येक परत का कार्य भिन्न होता है, मतलब जितने भी आवरण हो गए, लेयर बने हुए हैं, सबका काम मेरे भाई अलग अलग है, जो आपका बना हुआ है, पर यह तीनों मिलकर के एक सुरक्षा इकाई बनाते हैं। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक जो है कोशिका दोस्तों, उसको प्रोटेक्ट करने का दोस्तों ये काम करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स विभिन्न जीवाणुओं में रचना एवं मोटाई में भिन्न होती है। कुछ में यह ढीली आच्छाद होती है, जिसे अब पंख परत कहते हैं। दूसरों में यह मोटी व कठोर आवरण के रूप में होती है, जिसे हम लोग संपुटिका मतलब कैप्सूल कहते हैं। मतलब कि अलग अलग जो दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, उसकी संरचना के आधार पर दोस्तों ये आपको अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। किसी में मजबूत देखेंगे, किसी में दोस्तों कमजोर, मतलब कि मुलायम आपको दिखेंगे, पतली देखेंगे, किसी में पतली, किसी में मोटी, कठोर दोस्तों देखने के लिए मिलेगी। तो जिसमें कठोर दोस्तों देखने के लिए मिल रही है उसको संपुटिका कहते हैं, जिसमें दोस्तों आपको कुछ ढीली दिखेगी उसको हम अवपंख पर दोस्तों कहते हैं। कोशिका भित्ति कोशिका के आकार को निर्धारण करती है, क्योंकि कोशिका का जो आकार हो गया, साइज हो गया दोस्तों, वो निर्धारण करने का काम कौन करते हैं दोस्तों, ये कोशिका भित्ति करती है, जो आपके प्रोकैरियोटिक में है। आगे चलकर प्लांट में भी कोशिका भित्ति होती है, हम लोग में नहीं होता है, लेकिन प्लांट में आपको देखने के लिए मिलेगा। वह सशक्त संरचनात्मक भूमिका प्रदान करती है, जीवाणुओं को फटने तथा निपातित होने से बचाती है। मतलब जीवाणु दोस्तों उसको मतलब विनाश होने पर दोस्तों ये मतलब कि जीवाणु विनाश न हो जाए, उसको दोस्तों प्रोटेक्ट करने का काम ये कोशिका भित्ति करती है प्रोकैरियोटिक में। आगे है कि जीव द्रव झिल्लिका प्राकृतिक में अर्धपारगम्य होते हैं। अर्धपारगम्य मतलब कि कुछ चीज़ को दोस्तों आने जाना, मतलब कि कोशिका के अंदर जाने देना, और कुछ को मतलब कि कुछ ही चीज़ को अंदर बाहर जाने आने देने का काम करता है दोस्तों, उसी को हम अर्धपारगम्य बोलते हैं। और इसके द्वारा कोशिका बाह्य वातावरण में संपर्क बनाए रखने में सक्षम होती है। एक विशेष झिल्ली में संरचना जो जीव द्रव झिल्ली की कोशिकाओं में फैलाव से बनती है को हम क्या कहेंगे, उसको मेसोजोम कहते हैं। मेसोजोम जो जीव द्रव से दोस्तों, जीव द्रव के अंदर ही झिल्ली नुमा जो संरचना होती है दोस्तों, उसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, मेसोजोम कहते हैं। किसमें, तो आपके प्रोकैरियोटिक में। यह फैलाव पुट्टिका, नलिका एवं पटलिका के रूप में दोस्तों क्या होती है। यह कोशिका भित्ति का निर्माण डीएनए प्रतिकृति व इसके संतति कोशिका में वितरण को सहायता देता है। वह श्वसन स्रावी प्रक्रिया
जीव द्रव झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र एंजाइम मात्रा को बढ़ाने में भी सहायता करता है। मतलब कि जो अंदर में जो मेसोजोइम है दोस्तों, मेसोजोइम क्या काम कर रहा है कोशिका भित्ति से संबंधित दोस्तों, तो कोशिका भित्ति का निर्माण करने के अलावा दोस्तों जीव द्रव की झिल्ली पृष्ठ क्षेत्र को बढ़ाने का काम, एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने का काम में दोस्तों ये सहायता करता है। कुछ प्रोकैरियोटिक जैसे नीलहर शैवाल जीवाणु के कोशिका द्रव में झिल्ली में विस्तार होता है जिसे वर्णक लवक कहते हैं। इसमें वर्णक भी पाए जाते हैं। मतलब कि जो प्रोकैरियोटिक में जो नीलहर शैवाल जो खासकर जीवाणु का नाम ले रहा है दोस्तों, इसमें क्या होता है जो कोशिका द्रव में झिल्ली में जो विस्तार बताया मेसोजोम जो बताया मेरे भाई, वो क्या होता है वो फैलता है, विस्तार होता है। उसी विस्तार को दोस्तों क्या कहा गया है, वर्णिक लवक दोस्तों कहा गया है। ये दोस्तों इसमें क्या होता है वर्णक मतलब कि कलर पाए जाते हैं दोस्तों। आगे है कि जीवाणु कोशिकाएं चलायमान अथवा अचलायमान होती है। मतलब कि चलायमान मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, और कुछ मतलब क्या होते हैं जीवाणु दोस्तों जो स्थिर रहते हैं। मतलब कि वो स्थिर रहेंगे, कुछ जो तो गति करेंगे कुछ गति नहीं करेंगे। उसी को लिखा चलायमान और अचलायमान होती है। यदि वह चलायमान है तो उसमें कोशिका भित्ति जैसी पतली संरचना मिलती है। मतलब कि अगर वो गति कर रही है तो उसमें दोस्तों कोशिका भित्ति संरचना होगी जिसे हम लोग कशाभिका कहते हैं। कशाभिका क्या कहते हैं, तो जो दोस्तों जीवाणु मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका खासकर जीवाणु दोस्तों जिसमें चलायमान हो, जो गति कर रहे हैं, तो जो गति कर रहे हैं तो उसी कोशिका भित्ति की जो संरचना मेरे भाई है उसी को कहते हैं कशाभिका। जीवाणुओं में कशाभिका। आगे है कि संख्या विन्यास का क्रम विभिन्न क्रम होता है। मतलब कि अलग अलग जीवाणु में दोस्तों अलग अलग कशाभिका आपको देखने के लिए मिलेगा। जीवाणु कशाभिका में 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन, तो तंतु, अंकुश और आधारीय शरीर। मतलब कि जीवाणुओं को हम 3 भागों में दोस्तों उसके कशाभिका को बांट सकते हैं, तंतु में, अंकुश में और आधारीय शरीर में। इसमें तंतु कशाभिका सबसे बड़ा भाग होता है। जीवाणुओं का सबसे बड़ा जो भाग होता है वो क्या, तंतु कशाभिका होता है। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम, राइबोसोम तो होता है दोस्तों यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में, मतलब छोटा होता है आकार में। कोशिकाओं के जीव द्रव झिल्ली से जुड़े होते हैं। जो जीव द्रव झिल्ली है दोस्तों जो आपका केंद्रक तो इसमें नहीं होता है, लेकिन अस्पष्ट जो केंद्रक है और आपका कोशिका झिल्ली है उसके बीच में जो आपका द्रव है वही जीव द्रव है दोस्तों, तो झिल्ली से जुड़े होते हैं। तो ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है। ये जो आपका है राइबोसोम इसमें वो 15 से 20 नैनोमीटर आकार की होती है, और इसकी 2 उप इकाइयाँ होती है जिसमें 50S और 30S से बनी होती है दोस्तों। आपके जो आपस में मिलाइएगा तो उसको क्या 50-30 हो गया, 50-30S से बने होते हैं। तो जो आपस में मिल करके 70S प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बनाते हैं। मतलब कि ये क्या, तो 70S का दोस्तों राइबोसोम बनाता है। ये 50-30 को मिलाकर के 80 मत कीजिएगा, 80 दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा जो आपके यूकैरियोटिक होते हैं कोशिका। इसमें 70S का ही दोस्तों आपको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम के ऊपर प्रोटीन संश्लेषण होती है। राइबोसोम का इसीलिए आगे पढ़ाएंगे, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो प्रोटीन का संश्लेषण होती है इसमें राइबोसोम में। बहुत से राइबोसोम में एक संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर के एक श्रृंखला बनाते हैं जो बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्र कहते हैं। बहुसूत्र का राइबोसोम संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर के प्रोटीन का निर्माण में भाग लेते हैं। ये सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो संदेश वाहक जो आरएनए है मतलब कि एक mRNA के बारे में बताएंगे। आगे हम पढ़ाएंगे आपको mRNA के बारे में, मतलब कि मैसेंजर आरएनए का। तो मैसेंजर आरएनए क्या है, तो ये डीएनए का मैसेंजर को ले जाता है दोस्तों। डीएनए का मैसेंजर को ले जाकर के दोस्तों क्या करता है, जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक अम्ल को चयन करता है कि कौन न्यूक्लिक अम्ल दोस्तों सही है। सही कहने का मतलब जिससे हम लोग क्या बना सकते हैं, प्रोटीन का दोस्तों निर्माण कर सकते हैं। तो ये डीएनए का संदेश वाहक दोस्तों होता है, क्योंकि डीएनए और आरएनए दोनों केंद्रक में होते हैं। लेकिन डीएनए दोस्तों केंद्रक से बाहर नहीं निकलता है, लेकिन दोस्तों आरएनए बाहर निकलने का काम करता है, जो आगे हम समझाएंगे। तो ये बात बता रहा है यहाँ पर कि राइबोसोम संदेश वाहक आरएनए से संबंध होकर के प्रोटीन का निर्माण में दोस्तों ये भाग लेते हैं। आगे है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बचे हुए पदार्थ कोशिका द्रव में अंतर्विष्ट पिंड के रूप में संचित होते हैं। ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं, जैसे ग्लाइकोजिन कणिकाएं, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं, जैसे गैस राजधानी नीलहरित, बैंगनी व हरी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में मिलते हैं। जैसे मतलब बता रहे हैं यहाँ पर कि कोशिका द्रव के रूप में कुछ जो होते हैं आपके पदार्थ दोस्तों क्या होते हैं, पिंड के रूप में दोस्तों इसमें संचित मतलब कि स्टोर रहते हैं। वही जो ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होता, मतलब इसमें कोई लेयर दोस्तों आपको नहीं बना होता, मतलब इसमें कोई लेयर आपको बना करके इसको घेरे नहीं रखता है। एवं कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप से पड़े रहते हैं। मतलब जो कोशिका द्रव है प्रोकैरियोटिक की उसमें दोस्तों क्या है, वो स्वतंत्र रूप से दोस्तों आज़ादी से क्या है, पड़े हुए हैं। जैसे आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया है कौन कौन से, तो ग्लाइकोजिन कणिकाएं जो हो गए, फॉस्फेट हो गए, आपके साइनोफाइसिन हो गए दोस्तों कणिकाएं, ये सब आपके क्या होते स्वतंत्र रूप में कोशिका द्रव में आपको देखने के लिए मिलते हैं। आगे हम लोग आते हैं, आगे है कि प्रोकैरियोटिक अलैंगिक होते हैं। मतलब कि अलैंगिक मतलब कि इसमें दोस्तों नर और मादा का दोस्तों संगम नहीं होता है। बाइनरी विखंडन के माध्यम से प्रजनन करते हैं। प्रजनन मतलब कि जो मतलब अपने संतान की जो मतलब कि वृद्धि करते हैं, तो वृद्धि करने के उसमें बाइनरी विखंडन मतलब कि द्विविखंडन के माध्यम से दोस्तों क्या होता है, इनका
कोशिका का दोस्तों विभाजन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। कौन, किसमें, प्रोकैरियोटिक में। क्षैतिज जीव स्थानांतरण भी आम है। मतलब कि क्षैतिज जीव कहने का मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जो स्थानांतरित हो रहा है वो क्षैतिज के माध्यम से दोस्तों होते हैं। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण, केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। जिस तरह से वहाँ पर आपको बहुत सारा अस्पष्ट दिखा, मतलब अधूरा दिखा, इसमें तो पूरा दिखेगा। सभी कोशिका के अंग आपको दिखेंगे इसमें, किसमें, तो यूकैरियोटिक में दोस्तों। तो यही बता रहा है यहाँ पर, झिल्ली से घिरा होता है, केंद्रक आवरण घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका होते हैं। मतलब कि इसमें केंद्र का डीएनए है, केंद्रक है, तो केंद्रक में के अंदर ही दोस्तों क्या होता है, डीएनए होता है। और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना क्या होता है दोस्तों, क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन कहने का मतलब जो आगे चलकर कोशिका विभाजन होता है, जो आपकी वंशानुगति दोस्तों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाती है, तो किसके माध्यम से जाती है दोस्तों, यही आपका क्रोमैटिन है, जो आगे चल करके दोस्तों पतले पतले धागों का रूप में दोस्तों टूटता है। जो डीएनए जो कहते हैं क्रियात्मक इकाई किसका, तो वंशानुगति का दोस्तों, उसी का दोस्तों ये क्या है, आपका भाग है। आगे है कि ये क्रोमैटिन तथा इसके अलावा केंद्रिका दोस्तों होते हैं किसमें, आपके यूकैरियोटिक में। अब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में दोस्तों क्या अंतर है। सबसे पहले देखिए, कोशिका जितने भी अंगक हो आपको, या कोशिका झिल्ली हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम, अंतःप्रदेश जालिका हो दोस्तों, रसधानी हो, सब आपको यूकैरियोटिक में दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। जो आपको वहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहे थे, यहाँ पर सभी कोशिकांग देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि कोशिकांग आपको यूकैरियोटिक में दोस्तों पूरी तरह से विकसित हुए दिखेंगे, लेकिन जो आपका यूकैरियोटिक में दोस्तों नहीं दिखेंगे। अब देखिए क्या अंतर है दोनों में, हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में। तो पहला अंतर है कोशिका भित्ति। तो इसमें सेलुलोज का बना होता है, किसमें, कोशिका भित्तियाँ, यूकैरियोटिक में। मतलब कि यूकैरियोटिक में किसमें, तो जो आपके प्लांट हो गए उसमें, क्योंकि मनुष्य में दोस्तों नहीं होता है। मतलब कि मानव जो कोशिका होता है दोस्तों, जंतु कोशिका में आपको ये कोशिका भित्ति नहीं होता है, लेकिन पादप में होता है। तो पादप भी दोस्तों यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। तो पादप का जो युग बना होता है कोशिका भित्ति, वो सेलुलोज का बना होता है। वहीं आपके बोलेगा प्रोकैरियोटिक का, तो दोस्तों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। लेकिन जीवाणु का बोल देगा तो पेप्टिक ग्लाइकेन का बोलिएगा, कवक का बोलेगा तो कवक का बोलिएगा, काइटिन का बना बोला। पहला चैप्टर पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे काइटिन के बारे में। तो काइटिन का दोस्तों कोशिका भित्ति बना होता है, किस, कवक का बना होता है काइटिन से, पादप का बना होता है सेलुलोज से, बैक्टीरिया का बना होता है पेप्टिक ग्लाइकेन से। दोस्तों सब बता दिए आपको, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है दोस्तों, अनुपस्थित। पता, ये सब क्या है, कोशिका के अंग है। कोशिका क्या है दोस्तों, अंग, मतलब कोशिका के दोस्तों अंदर आपको मिलेंगे, जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित है, इसमें दोस्तों उपस्थित है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके बारे में बताएंगे। अंतःप्रदेश जालिका क्या होता है, तो इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। इसमें राइबोसोम देखने के लिए मिले, क्योंकि राइबोसोम के बारे में बता दिए, जो प्रोटीन का फॉर्मुलेशन करता है। तो राइबोसोम इसमें छोटा होता है, मतलब 70S का होता है, मतलब इसका घनत्व और आकार को दिखाता है। जो एस है दोस्तों क्या दिखाता है, ये इसके घनत्व और आकार को, मतलब घनत्व और आकार को डिनोट करने का काम दोस्तों करता है कौन, आपका, तो ये आपका एस घनत्व आकार को दिखाता है। इसके वजन को दोस्तों दिखाने का काम ये नहीं करता, ये ध्यान दीजिएगा। और प्रोकैरियोटिक में दोस्तों आपका 70S का होता है, यूकैरियोटिक में 80S का होता है दोस्तों। गोल्जी का इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली मतलब इसमें नहीं होता है, इसमें क्या होता है आपका, तो आपका कोशिका भित्ति होता है दोस्तों। कोशिका भित्ति के अंदर ही आपका जो कोशिका द्रव्य दोस्तों भरा रहता है, उसके अंदर वो ये बनाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आगे लाइसोसोम, इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। डीएनए दोस्तों इसमें एकल सूत्र के रूप में होता है, इसमें पूर्ण विकसित होता है। और दोहरे सूत्र के द्विकुंडल का नाम सुने होंगे, श्रीनुमाकार का होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे। कसाभिका केवल एक तंतु होता है दोस्तों, इसमें कुल 11 तंतु होते हैं दोस्तों। केंद्रिका अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। सेंट्रियोल दोस्तों इसमें भी अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। श्वसन दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली में होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया आपके प्रोकैरियोटिक में नहीं है, इसलिए इसमें प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। और इसमें दोस्तों क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन होता है कोशिका का जो अंग है। लिंग प्रजनन दोस्तों इसमें नहीं पाया जाता है, मतलब कि जो अलैंगिक जनन होता है इसमें दोस्तों पाया जाता है। प्रकाश फॉर्मुलेशन दोस्तों थाइलेकाइड दोस्तों, जो थाइलेकाइड जो होता है दोस्तों, थाइलेकाइड के माध्यम से दोस्तों होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट के माध्यम, मतलब क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों होता है। कोशिका विभाजन दोस्तों इसमें अर्धसूत्री होता है, अर्धसूत्री, इसमें अर्धसूत्री समसूत्री दोस्तों दोनों प्रकार के आपके कोशिका विभाजन देखने के लिए मिलते हैं। किसमें, तो आपके यूकैरियोटिक में दोस्तों। तो इससे आपको पता चल गया है कौन विकसित है कौन अविकसित है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग बारी से बात करेंगे कोशिका के भाग के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कोशिका भित्ति के बारे में, बड़े ध्यान से समझिएगा। कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत हो तो बेझिझक हमें कमेंट कीजिएगा। तो सबसे पहले बता रहा है कि यह केवल पादप में होता है, जंतु में दोस्तों आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। कोशिका भित्ति किसमें होता है, सेल वॉल, तो सिर्फ पादप कोशिका में होता है। यह सेलुलोज का बना होता है, बता दिए। कोशिका भित्ति अलग अलग प्रकार का, अलग अलग, कवक का, काइटिन का, जीवाणु का, पेप्टिक ग्लाइकेन का बना होता है, लेकिन पादप का दोस्तों सेलुलोज का बना होता है।
यह कोशिका को निश्चित आकृति आकार बनाए रखने में सहायता करता है। ये याद रखिएगा, आकृति और आकार। और बाहर जो भी दोस्तों मतलब कि बाहर जो घटनाएं घट रही है दोस्तों, उससे प्रोटेक्ट करने का काम ये कोशिका भित्ति करता है मेरे भाई। जीवाणुओं में कोशिका भित्ति वही पेप्टी लिखा है, ये पेप्टी ग्लाइकोकेन का दोस्तों बना होता है, तो यहाँ पर लिख दिया है ये जीवाणुओं किसका, जीवाणुओं कोशिका भित्ति। कवक का बोलेगा आपसे, कवक का, तो कवक का दोस्तों बना होता है किसका, काइटिन का, काइटिन का कोशिका भित्ति बना होता है, ये ध्यान दीजिए कवक का। आगे बात करते हैं कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों ये कोशिका भित्ति बाहर हो गया, इसी के अंदर क्या होता है, कोशिका झिल्ली होता है। तो कोशिका के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इसी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। मतलब अवयव कहने का मतलब जितने भी कोशिकांग है कोशिका के, जितने भी कोशिकांग हो गए दोस्तों, वो क्या है दोस्तों, इसी में होंगे। तो इसी से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। जितने भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, रसधानी हो गया, अंतःप्रदेश जालिका हो गया दोस्तों, सब क्या होते हैं, इसी के अंदर दोस्तों आपके कोशिकांग आपके मिलेंगे दोस्तों, इसी झिल्ली से घिरे होते हैं। और ये क्या होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब कि झिल्ली क्या करती है दोस्तों, कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती है, कुछ पदार्थों को बाहर जाने, मतलब कुछ को एंट्री देगी, कुछ को एंट्री दोस्तों नहीं देगी। जरूरत का जो चीज़ होगा दोस्तों उसी को रोक टोक जाने दो का काम करती है। कौन, अर्ध पारगम्य झिल्ली है। कौन, आपकी कोशिका झिल्ली। इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर, आगे है, कोशिका के अंदर जाने वाले, अंदर बाहर जाने वाले व एवं बाहर से अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। मतलब कौन से पदार्थ को एंट्री देना है, कौन से पदार्थ को एंट्री नहीं देना है दोस्तों, इसका तय कौन करता है, तो कोशिका दोस्तों झिल्ली ही करती है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। लिपिड जो बना होता है दोस्तों ये वसा का बना होता है। किससे होता है दोस्तों, ये वसा से इसका निर्माण होता है। तो लिपिड की बनी होती है कोशिका झिल्ली। यह लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैविक रासायनिक अनुसंधान से स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोशिका झिल्ली है दोस्तों, बाद में जब अनुसंधान हुआ तब जाकर पता चला कि जो कोशिका झिल्ली है वो क्या है, तो उसमें दोस्तों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन पहले था धारणा कि लिपिड का बना है। और जो लिपिड है मेरे भाई क्या है, तो ये आपको फास्फोग्लिसराइड है। क्या है, फास्फोग्लिसराइड से बने होते हैं। मतलब वही वसा, याद रखिएगा, वसा का ही प्रकार है ये आपका। और बाद में जब दोस्तों इसका अनुसंधान मतलब रिसर्च हुआ तब पता चला कि जो जैविक रासायनिक अनुसंधानों के द्वारा पता चला कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोस्तों इसमें पाया जाता है। किसमें, कोशिका झिल्ली में। आगे चल करके एक नोट है जो कोशिका झिल्ली के बारे में जो जानकारी दी है। तो कोशिका झिल्ली का उन्नत नमूना 1972 में सिंगर व निकोलसन ने द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल किरमिर नमूना के रूप में दोस्तों स्वीकार किया। तरल किरमिर कहने का मतलब कि तरल का मतलब हो गया कि झिल्ली की लिपिड जो होते हैं वो तरल लचीले अवस्था में रहते हैं। जो लिपिड हैं बताएं, लिपिड वो तरल और लचीले अवस्था में रहते हैं। ये जो किरमिर है मेरे भाई, किरमिर का मतलब हो गया कि जो प्रोटीन होते हैं तरल में दोस्तों क्या होता है, टुकड़े टुकड़े में दोस्तों क्या होते हैं, बटे होते हैं। मतलब टुकड़े टुकड़े की तरह दोस्तों क्या होते हैं, जड़ें होती हैं किसकी, तो प्रोटीन के दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि इसके अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। प्रोटीन क्या करता है दोस्तों इसके अंदर, तो पार्श्विक गति, मतलब पार्श्विक गति करने का मतलब कि ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर दोस्तों गति करता है। वही क्या है आपका, तो पार्श्विक गति, मतलब कि हमें स्थिर नहीं रहता। प्रोटीन दोस्तों क्या रहता है, स्थिर दोस्तों नहीं रहता, ये ध्यान दीजिएगा। आगे जिसको बताने का काम किया था कौन, सिंगर और निकोलसन दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं तारकाय के बारे में, मतलब सेंट्रोसोम के बारे में लोग बात करते हैं। तो इसकी खोज बोबरी ने की थी। किसने की थी, बोबरी ने की थी। इसको ध्यान दीजिएगा, ये केवल जंतु कोशिका में होता है। किसमें होता है ये, तो केवल आपके जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। पादप में आपका ये तारकाय सेंट्रोसोम दोस्तों नहीं होता है। और ये तारकाय जो होता है, तारकाय के अंदर एक या दो कण ऐसे हैं जैसी संरचना होती है जिसे हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सेंट्रियोल दोस्तों कहते हैं। जो संरचना दोस्तों होता है ये बेलनाकार होता है। क्या होता है ये, जो आपका ये बेलना आकार का दोस्तों इसकी संरचना दोस्तों होती है, ये ध्यान दीजिएगा। ये समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है, मतलब कि क्रोमोसोम को बराबर बराबर बांटने का दोस्तों काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब ध्रुव जो आपके होते हैं, तो ये ध्रुव दोस्तों क्या करता है, तो सेंट्रोसोम को बराबर बराबर भागों में बांटने का दोस्तों ये काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा। आप सिंपल समझिए कि ये क्या करता है तारकाय, तो तारकाय सिंपल याद रखना आपको कि कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने का काम करता है। तो इसमें तो कोशिका विभाजन में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मेरे भाई, वो किसका होता है कोशिका विभाजन में, तो तारकाय का ही होता है। किसका होता है, तो तारकाय मतलब कि सेंट्रोसोम का ही दोस्तों काम होता है, यही ध्यान देना है। आगे आते हैं अंतःप्रदेश जालिका, जिसको हम लोग ER बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अब समझिए ये अंतःप्रदेश जालिका क्या होता है। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक द्रव में चपटे, केंद्रक द्रव मतलब कि कोशिका द्रव, कोशिका जो केंद्रक और आपका कोशिका झिल्ली के बीच में जो आपका होता है वही कोशिका द्रव हो गया। चपटे आपस में जुड़े थैली
युक्त छोटी नलिकावत जालिका तंत्र से बिखरा रहता है, जिसे अंतःप्रदीप जालिका कहते हैं। मतलब कि ये हमारा हो गया केंद्रक, ये मान लीजिए हो गया केंद्रक झिल्ली। क्या हो गया ये? केंद्रक झिल्ली। इसके बीच में जो होता है आपका ये केंद्र सॉरी कोशिका झिल्ली हो गया। ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में होता है कोशिका द्रव। इसी कोशिका द्रव में दोस्तों क्या होता है आपका, तो अंतःप्रदीप जालिका होती है। अब ये अंतःप्रदीप जालिका होती है। अब ये क्या करता है, तो ये प्रायः राइबोसोम अंतःप्रदीप जालिका के बाहरी सतहों पर चिपके रहते हैं। मान लीजिए कि अंतःप्रदीप जालिका है, तो इसके बाहरी परत पर दोस्तों क्या होते हैं, चिपके रहते हैं राइबोसोम। अब बाहरी परत पर जब राइबोसोम चिपका हुआ तो क्या होगा दोस्तों, आपको खुरदुरा खुरदुरा दिखेगा। क्या दिखेगा दोस्तों? खुरदुरी तरीके का दिखेगी, मतलब रुखड़ा दिखेगा। तो जिसे अंतःप्रदीप जालिका की सतह पर यह राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदुरी, यह लिखा ना, खुरदुरी अंतःप्रदीप जालिका। मतलब जिस पर दोस्तों ये अंतःप्रदीप जालिका है जो आपकी कोशिका द्रव में है, उस पर दोस्तों क्या है, चिपका हुआ, तो राइबोसोम है। जब राइबोसोम चिपका रहेगा मेरे भाई, तो इसकी सतह क्या होगी, बाहर वाली, वो खुरदुरी दिखेगी आपको। तो इसीलिए तो चिपका हुआ है आपका राइबोसोम, तो वो खुरदुरी अंतःप्रदीप जालिका हो गई। और जिस पर दोस्तों राइबोसोम चिपका हुआ नहीं है, तो वो दोस्तों क्या हो गई, इसका सतह क्या हो गया, चिकना। तो उसको हम लोग चिकनी अंतःप्रदीप जालिका कहते हैं। तो अंतःप्रदीप जालिका किसमें हो गया, समझ गए आप। दो प्रकार के होते हैं, ये भी समझ गए। एक होता है आपका क्या होता है, रफ वाला, रफ होता है दोस्तों। एक होता है आपका प्लेन होता है, मतलब चिकना होता है दोस्तों। तो ये बता रहा है कि जिसमें राइबोसोम होगा वो खुरदुरी होगी। राइबोसोम की अनुपस्थिति में अंतःप्रदीप जालिका चिकनी लगती है, इससे चिकनी अंतःप्रदीप जालिका कहते हैं। तो जिसमें तो यहाँ पर समझ में आ गया कि अंतःप्रदीप जालिका दोस्तों में राइबोसोम होता है, किसमें, तो खुरदुरी में। इसलिए खुरदुरी अंतःप्रदीप जालिका खुरदुरी होती है, और इसमें चिकन नहीं होता है दोस्तों, जो चिकना होता है। अब यहाँ पर समझना है हमें क्या, तो यहाँ पर बताएंगे। हाँ, जो कोशिकाएं प्रोटीन संश्लेषण और स्रावन में सक्रिय भाग लेती है, उसमें खुरदुरी अंतःप्रदीप जालिका बहुतायत में मिलती है। मतलब कि जाहिर सी बात है कि जो दोस्तों पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पार्टिसिपेट किसमें, तो प्रोटीन संश्लेषण है। प्रोटीन संश्लेषण कौन करता है दोस्तों, तो आपका राइबोसोम करता है। राइबोसोम किसमें है, तो ये खुरदुरी में। तो खुरदुरी जाहिर सी बात है कि प्रोटीन संश्लेषण में उसमें पार्टिसिपेट करेगी। और चिकनी अंतःप्रदीप जालिका जो होता है प्राणियों में लिपिड संश्लेषण का मतलब कि वसा का संश्लेषण दोस्तों करता है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, आपका राइबोसोम नहीं है, राइबोसोम इसमें नहीं है, इसलिए क्या करता है, ये वसा का संश्लेषण करता है। मुख्य स्थल होता है लिपिड की भांति स्टेरॉयडल हार्मोन चिकने अंतःप्रदीप जालिका में दोस्तों होते हैं। यही दोस्तों वसा बता रहा है, ये वसा के बने होते हैं। जो ये आपका जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, क्या दोस्तों, ये वसा से बनते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों, वसा से ये बनते हैं। अगर आपसे कहीं पूछे कि ये अंतःप्रदीप जो चिकनी और दोस्तों आपका खुरदुरी है, उसमें क्या अंतर है, तो बताइए खुरदुरी जो है दोस्तों वो आपका राइबोसोम संश्लेषण में मदद करता है, क्योंकि दोस्तों इसमें राइबोसोम चिपके होते हैं इसके सतह पर। और चिकनी में दोस्तों नहीं होता है, तो ये क्या करता है, वसा का दोस्तों मतलब कि संश्लेषण करता है, मतलब लिपिड का संश्लेषण दोस्तों करता है। आगे यहाँ बता रहा है कि ER मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो विभिन्न झिल्लियों जैसे कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करते हैं। सामान्यतः इसके द्वारा कोशिका द्रव और केंद्रक के विभिन्न भागों में पदार्थों का संचलन किया जाता है। किसके द्वारा, तो आपके ER के द्वारा। तो ER क्या कर रहा है, तो ER आपका वसा ही बना रहा है और आपका प्रोटीन भी दोस्तों ये बनाने का काम कर रहा है। इसलिए दोस्तों क्या करता है, ये संचलन करता है विभिन्न भागों तक, कोशिका के विभिन्न भागों में ये संचलन का काम करता है। आगे है राइबोसोम। क्या है आगे हमारा, राइबोसोम। इसको देखते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम राइबोसोम रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में पादप कोशिका में तथा GE पैलेट ने 1953 में जंतु कोशिका में राइबोसोम देखा। किसमें खोज किया, याद रखना आपको। रॉबिन्सन ब्राउन ने दोस्तों पादप कोशिका में राइबोसोम खोजा, और पैलेट ने दोस्तों 1953 में, दोनों 1953 में ही किए थे, लेकिन एक पादप में किए और एक दोस्तों किस में किए, जंतु में किए। तो पैलेट जंतु में किए और रॉबिन्सन ब्राउन ने दोस्तों पादप कोशिका में राइबोसोम की खोज की, जंतु में राइबोसोम देखा, और 1958 में इसे रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया कि ये राइबोसोम है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसको हम लोग RNA कहते हैं, नामक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं। कौन, राइबोसोम किससे बने होते हैं वो बता रहा है। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड मतलब RNA के बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के दोस्तों बने होते हैं। या प्रोटीन संश्लेषण के लिए दोस्तों उपयुक्त स्थान प्रदान करते हैं। मतलब कि प्रोटीन का संश्लेषण जो होता है दोस्तों, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है दोस्तों, आपका ये आपका राइबोसोम में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है। इसलिए इसे प्रोटीन का दोस्तों फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री दोस्तों कहते हैं। ये ध्यान दीजिए, मतलब प्रोटीन का उत्पादक स्थल, उत्पादन जो करने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है, तो राइबोसोम कर रहा है। तो राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं होते हैं, मतलब कि सिर्फ कोशिका द्रव में आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको हरित लवक, सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया,
खुरदुरी अंतःप्रदेश जालिका अभी बता दिए, राइबोसोम वहाँ पर है, इसलिए इसका सतह खुरदुरी है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया है खुरदुरी अंतःप्रदेश जालिका। मिलते हैं मतलब कहाँ मिल रहा है, तो सिर्फ यहाँ पर बोल रहा है कोशिका द्रव में नहीं, मतलब कि जो बताए थे कोशिका द्रव कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो बताया वो कोशिका द्रव होता है, सिर्फ यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा राइबोसोम। इसके अलावा ये खुरदुरी अंतःप्रदेश जालिका मिलेगा, उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, हरित लवक में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S व प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S का होता है। बताए थे यूकैरियोटिक मतलब जो बड़ा है, विकसित है, और प्रोकैरियोटिक मतलब क्या है दोस्तों, अविकसित है, मतलब जो आपका जीवाणु हो गया, जीवाणु हम लोग में ज़्यादा बड़ा होगा, इसमें क्या होगा, छोटा होगा। तो ये बता रहा है यहाँ पर कि जो एस है, एस क्या है, स्वीड वर्गस इकाई, मतलब कि अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करता है, मतलब यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है, यह आपके भार को दिखाने वाला काम नहीं करता है। अब यहाँ बता रहा है कि स्तनी के लाल रुधिर कण मतलब कि आरबीसी में दोस्तों आपको क्या है, राइबोसोम और अंतःप्रदेश जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, तो आरबीसी का एकमात्र काम है क्या, O2 का परिवहन करना। क्या है, O2 का दोस्तों परिवहन करना। तो O2 का परिवहन करने में दोस्तों इसको ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये एनर्जी को दोस्तों स्टोर करने का काम करता है। तो जब ज़्यादा एनर्जी का आवश्यकता नहीं पड़ता है दोस्तों, इसीलिए इसमें राइबोसोम आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। राइबोसोम यहाँ नहीं मिलेगा, अंतःप्रदेश जालिका भी दोस्तों यहाँ पर नहीं मिलता। वही बता रहा है प्रोटीन विश्लेषण मतलब कि वही विश्लेषण दोस्तों यहाँ पर नहीं होता, कहाँ पर, आरबीसी में, ये याद रखिएगा। आगे है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको हम लोग हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं, कहीं कहीं लिखा रहेगा सूत्र कणिका, तो इससे कन्फ्यूज मत होइएगा। सूत्र कणिका दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया का ही नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसकी खोज अल्टमैन ने 1886 में की। वेंडा ने इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया दिया। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है, माइटो मतलब होता है मेरा भाई धागा, माइटो मतलब क्या होता है, धागा, जो पतला धागा होता है दोस्तों उसको कहते हैं धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है कण, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पतले धागा जैसा दोस्तों क्या होता है, कोशिका में आपको ये इसकी संरचना दोस्तों दिखेगी, इसलिए इसका नाम पड़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नामकरण किसने किया था, वेंडा ने। खोज किया था अल्टमैन ने, लेकिन नामकरण किया था वेंडा ने दोस्तों। यह कोशिका का श्वसन स्थल होता है। जिस तरह से हम लोग का श्वसन स्थल हमारे शरीर का अलग है, उसी तरह से कोशिकाओं में दोस्तों जो श्वसन स्थल है क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती। क्यों नहीं निश्चित होती है, क्योंकि अलग अलग हमारे शरीर में जो हमारे बॉडी के अंग है दोस्तों, उसको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। जहाँ पर ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगा दोस्तों, वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होगा, और जहाँ पर कम पड़ेगा दोस्तों, वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होगी दोस्तों। वो ये ऊर्जा पर निर्भर करता है, किसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, किसको कम ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल दोस्तों कहते हैं। किसको, माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब कि जो हमारे शरीर को, कोशिका को जो ऊर्जा मिल रही है मेरे भाई, किससे मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों मिल रही है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली में एटीपी क्या होते हैं, एटीपी दोस्तों आपके एटीपी का दोस्तों, एटीपी का संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होती है। एटीपी क्या होता है, तो एटीपी दोस्तों होता है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा होती है, मतलब कि क्या होती है दोस्तों, एनर्जी करेंसी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी, मतलब कि एंडो ट्राईफॉस्फेट दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन, कहीं लिखा रहता है एंडोसाइन ट्राईफॉस्फेट दोस्तों इसको कहते हैं। किसको हम लोग कहते हैं, तो एटीपी को। एटीपी क्या है, तो ये दोस्तों एनर्जी करेंसी दोस्तों कहते हैं कोशिका का, किसको, एटीपी को दोस्तों, जो माइटोकॉन्ड्रिया बनाने का काम कर रहा है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया होती है। इसकी कोशिका का इसे कोशिका का इंजन कहते हैं, इंजन भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों ये एनर्जी बनाने का काम कर रहा है। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर, आगे है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। मतलब यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर क्या कहते हैं, इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका दोस्तों कहते हैं। किसको, तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि दोस्तों इसमें डीएनए आरएनए हो गया आपका, किसमें, डीएनए आरएनए दोस्तों आपके सभी इसमें देखने के लिए मिलते हैं। इसका मतलब स्वतंत्र रूप से इसमें दोस्तों आपको देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए एक दोस्तों कथन कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S के प्रोटीन तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। मतलब ये सब जो काम कर रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, अधात्री मतलब कि जो होता है ऑटोमोनस दोस्तों, मतलब खुद अपना क्या कर डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए दोस्तों ये अपना खुद बनाने का काम करता है।
और कुछ आरएनए भी दोस्तों राइबोसोम होते हैं जो 70S के, मतलब कि जो आपके प्रोकैरियोटिक में दोस्तों 70S के होते हैं। प्रोटीन फॉर्मुलेशन के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं इसके पास, किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। इसीलिए इसको कहा गया है क्या कहा गया है, तो आपका यूकैरियोटिक में कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक दोस्तों कोशिका कहा गया है। मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन इसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ ऐसे मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के भाग पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम दोस्तों दिया गया है, मतलब कहा गया है। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं, मतलब कि विखंडन के माध्यम से दोस्तों क्या होता है, इसमें विभाजन दोस्तों होता है, ये ध्यान दीजिए। आगे है कि डीएनए केंद्रक के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया हरित लवक में पाया जाता है। जैसे बताएं आपको अभी हम कि डीएनए कहाँ होता है, तो केंद्रक में होता है, न्यूक्लियस में होता है, लेकिन उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलेगा आपको, क्योंकि बताएं कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद अपना डीएनए होता है और हरित लवक में दोस्तों डीएनए मिलता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि डीएनए कहाँ कहाँ मिलता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा, हरित लवक और केंद्रक तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। आगे हमारा है गोल्जी काय के बारे में, मतलब गोल्जी बॉडी के बारे में लोग जानते हैं। तो गोल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की। कहाँ के थे, इटली के थे। यह केंद्रक के चारों ओर घनी रंजित जालीदार संरचना, मतलब कि जाली तरह से जो केंद्रक आपका है, यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इस तरह से जाली की तरह क्या होता है संरचना दोस्तों, इसका आपका देखने के लिए मिलता है चारों तरफ। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में कोशिका द्वारा संश्लेषित प्रोटीन एवं अन्य पदार्थों की पुट्टिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है। क्या की जाती है, यहाँ पर पैकिंग होता है। ये पुट्टिकाएं गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिकाओं से बाहर स्रावित होता है तो उस पदार्थ को वाली पुट्टिकाएं उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकलवा देती है। अब सिंपल समझिए, यहाँ पर क्या समझना है आपको कि ये जो गोल्जी बॉडी है एक तरह से क्या है, डिलीवरी बॉय। क्या है ये, डिलीवरी दोस्तों बॉय, याद रखिएगा। ये डिलीवरी बॉय का दोस्तों काम करता है। कौन, तो कोशिका में गोल्जी बॉडी क्या करता है, तो जितने भी दोस्तों आपके पदार्थ होते हैं कोशिका में, मतलब कोशिका के अंदर दोस्तों, उसको क्या करता है, पैकिंग करने का काम करता है। क्या करता है दोस्तों, इसको जो मतलब अन्य पदार्थ की पुट्टिकाएं हैं उसको दोस्तों पैकिंग, मतलब कि पैक करता है, और पैक करके दोस्तों उसको जहाँ जाना है, मतलब जहाँ उसको भेजना है दोस्तों, उसको भेजने का ये काम करता है। वही बता रहा है कि गंतव्य स्थान तक दोस्तों इस पदार्थ को पहुँचाता है। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित, मतलब कि कोई पदार्थ कोशिका के दोस्तों बाहर जाना चाह रहे हैं, कोशिका के बाहर जाना चाह रहे हैं दोस्तों, तो उस पदार्थ वाली पुट्टिकाओं को उसे कोशिका झिल्ली के माध्यम से, कोशिका झिल्ली दोस्तों क्या करता है, कौन सा पदार्थ को जाना है, कौन से पदार्थ को आना है दोस्तों, इसको तय करता है कोशिका के अंदर। तो कोशिका झिल्ली के माध्यम से दोस्तों क्या करता है, उसको बाहर निकलवा देता है। मतलब ये कोशिका झिल्ली को इन्फॉर्म करता है कि भाई इसको बाहर जाना है, इसलिए तुम क्या करो, हमारे नाम पर इसको क्या करो, उसको बाहर भेज दो। ये काम करता है गोल्जी काय। आगे है, इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं के यातायात प्रबंधक भी कह सकते हैं। मतलब कि दोस्तों यातायात प्रबंधक, मतलब ये यातायात का काम कर रहा है दोस्तों, कि एक जगह से दूसरी जगह से क्या कर रहा है दोस्तों, आप प्रोटीन को, जो उसकी पुट्टिकाएं हैं उसको पैकिंग करके दोस्तों भेजने का काम कर रहा है। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। कोशिका भित्ति मतलब जो पुट्टिकाएं दोस्तों, उसी पुट्टिकाओं को पैक करके, मतलब कि बंडल बना करके दोस्तों क्या करता है, ये कोशिका भित्ति या लाइसोसोम का निर्माण करता है। इसको जरूर अंडरलाइन कीजिए, कोशिका भित्ति कहाँ बनता है, लाइसोसोम कहाँ बनता है, तो आपका ये गोल्जी बॉडी में ही बनता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में साधारण शर्करा व कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मुलेशन होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन के मिलकर के ग्लाइप्रोटीन बनाता है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपके गोल्जी बॉडी में, तो गोल्जी बॉडी में दोस्तों यहाँ पर शर्करा और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मुलेशन हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है किसका, शर्करा का और कार्बोहाइड्रेट का, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिल करके, जो राइबोसोम में प्रोटीन बन रहा है दोस्तों, उससे क्या करते हैं ये शर्करा और कार्बोहाइड्रेट मिल करके ग्लाइकोप्रोटीन दोस्तों बनाते हैं। मतलब राइबोसोम में जो प्रोटीन बना उससे मिलकर के शर्करा क्या बना दिया, ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया। और गोल्जी बॉडी ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है। मतलब ग्लाइकोलिपिड दोस्तों कौन बनाता है, तो आपका ये गोल्जी बॉडी दोस्तों बनाता है। आगे है लाइसोसोम के बारे में, जो लाइसोसोम कौन बनाया, तो लाइसोसोम दोस्तों आपका गोल्जी बॉडी बनाया। आगे है लाइसोसोम, तो इसकी खोज डी डुबे ने नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म गोलाकार इकाई झिल्ली में घिरी जैसी संरचना होती है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है। किसमें होता है, तो ये आपका लाइसोसोम किससे बनता है, तो ये आपका गोल्जी बॉडी में बनता है। जो गोल्जी बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं दोस्तों, गोल्जी बॉडी क्या करता है, उसको पैक करके उसको बनाने का दोस्तों काम करता है। मतलब बंडल बना करके दोस्तों क्या करता है, उसको ये निर्माण करता है किसका, लाइसोसोम का दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है कि लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटीय एंजाइम दोस्तों मिलते हैं। कौन सा जल अपघटीय एंजाइम्स, तो हाइड्रोलेजेज, लाइपेसेज, प्रोटेएसेज, कार्बोहाइड्रेजेज, ये क्या है, तो ये जितने भी दोस्तों हमारे बॉडी में कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन का पाचन करने का काम करता है, वसा का पाचन काम करने, जैसे ये लाइपेज क्या है, तो वसा का पाचन करता है, प्रोटीन का, ये कार्बोहाइड्रेट का दोस्तों, इसे क्या है आपका जल अपघटीय एंजाइम्स का दोस्तों ये काम करता है लाइसोसोम के अंदर। आगे है
कि जो अम्लीय परिस्थितियों में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम होते हैं, मतलब पचाने में दोस्तों ये काम करते हैं। इसलिए इसे आत्मघाती थैली मतलब सुसाइड वेसिकल दोस्तों कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को। मतलब कि ये पाचन हमारे शरीर में जो कोशिकांग है, मतलब कोशिका है दोस्तों, तो कोशिका के अंदर जो आपके लाइसोसोम है, तो मान लीजिए किसी कोशिका के जो अंग है दोस्तों क्या कर रहे हैं, कोशिका के अंग मतलब खराब हो गए हैं या ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या करता है दोस्तों, ये अपने आप को मतलब कि फाड़ देता है। मतलब अपने आप को फाड़ करके जो भी मतलब कि शरीर के अंदर जो भी मरे हुए कोशिकाएं दोस्तों, उसको सफाया करने का काम दोस्तों ये करता है कौन? लाइसोसोम दोस्तों। इसलिए उसको आत्महत्या घाती थैली कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों क्या होता है आपका, ये जल अपघटीय एंजाइम्स हैं, ये क्या करते हैं दोस्तों, उसको खत्म करने का, साफ करने का दोस्तों काम करते हैं। ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। सुसाइड बैग कभी बोलेगा आपसे कौन है, तो आपका ये लाइसोसोम को दोस्तों कहा जाता है। अगला है कि स्तनधारियों में क्या होता है, ये जो स्तनधारी होते हैं उसमें लाल रक्त कणिका जो मतलब आरबीसी है, उसमें लाइसोसोम दोस्तों नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है क्यों? क्योंकि दोस्तों आरबीसी के सिर्फ एकमात्र काम इसका है O2 का परिवहन करना। तो जब ये दोस्तों O2 का परिवहन कर रहा है, तो इसको ज़्यादा बता दिया कि एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए इसमें लाइसोसोम भी दोस्तों आपको पाया नहीं जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं लवक के बारे में बात करते हैं। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक मतलब प्लास्टिड दोस्तों कहाँ आता है? सिर्फ पादप में होता है, मतलब कि पेड़ पौधे में होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हरित लवक जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होता है अवर्णीय लवक जो होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है वर्णीय लवक जिसका होता है नाम क्रोमोप्लास्ट दोस्तों। जिसमें सी है दोस्तों वो रंगीन होगा, और जिसमें दोस्तों अ है लगा हुआ वो और रंगहीन होगा। रंगीन मतलब कि क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बारी बारी से हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। हरित लवक के बारे में पहले पढ़ते हैं कि हरित लवक क्या है, मतलब कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो यह रंग इसका हरा होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ होता है पर्णहरित, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो हरित लवक के अंदर होता है आपका क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित कहा जाता है। इसी की सहायता से पौधे प्रकाश संश्लेषण करता है और भोजन बनाता है, इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई घर कहते हैं। मतलब क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होता है दोस्तों, पूरे प्लांट का दोस्तों खाना बनता है। तो खाना बनने के कारण दोस्तों क्या होता है, इसको हम लोग पादप का दोस्तों रसोईया मतलब कि रसोई घर दोस्तों कहा जाता है। पादप के अंदर ये दोस्तों जो पत्तियां हैं, पत्तियों में दोस्तों ये आपके पर्णहरित क्लोरोफिल दोस्तों पाए जाते हैं। इसमें राइबोसोम पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें स्व प्रतिकृति के लिए प्रतिकृति योग्य बनाती है। क्लोरोफिल में दोस्तों जो मुख्य तत्व होते हैं वो क्या होते हैं आपके, वो मैग्नीशियम होते हैं। जो अन्य सहायक तत्व होते हैं मेरे भाई क्लोरोप्लास्ट में, वो होते हैं मैग्नीज, फेरस और कॉपर। याद रखिएगा ये भी दोस्तों आपके क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों मिलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। लेकिन मुख्य रूप से बोलेगा तो मैग्नीशियम दोस्तों मिलते हैं, लेकिन उसके अलावा बोलेगा तो मैग्नीज, फेरस और कॉपर दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा। किसमें? तो ये हरित लवक। हरित लवक के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपका क्लोरोफिल होता है, इसलिए इसका रंग क्या होता है, हरा होता है। और भोजन बनाने का काम किसमें होता है, तो हरित लवक के अंदर ही दोस्तों आपका होता है। मतलब कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही दोस्तों होता है। क्लोरोप्लास्ट में कौन से तत्व होते हैं, तो मुख्य रूप से आपके मैग्नीशियम होते हैं, और इसके अलावा मैग्नीज, फेरस और कॉपर भी दोस्तों पाए जाते हैं। आगे है कि पत्तियों का रंग पीला, उसमें कैरोटीन के निर्माण होने के कारण होता है। देखते हैं कभी कभी पेड़ पौधे की पत्तियां कहते पीली हो जाती है, तो पीली होने का कारण क्या है दोस्तों, उसमें हरित लवक खत्म हो जाता है, उसकी जगह पर क्या आता है दोस्तों, तो कैरोटीन नाम का दोस्तों क्या होता है, वर्णक आ जाता है, इसी कारण इसका रंग पीला हो जाता है। अवर्णिक मतलब इसमें दोस्तों क्या है, वर्णक नहीं, मतलब कि रंगहीन है, इसको ल्यूकोप्लास्ट कहेंगे। तो रंगहीन कौन होता है, तो जड़ वाला भाग देखें, तना वाला भाग देख रहे हैं, वो सब दोस्तों क्या होता है, रंगहीन होता है। यह रंगहीन लवक है, यह पौधों के उन भागों में कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है। मतलब जहाँ पर सूर्य का प्रकाश दोस्तों नहीं पहुँच रहा है, जैसे जड़ों में भूमिगत तनों आदि में यह भोज्य पदार्थों को संग्रह करने वाला लवक है। यानी इसमें मंड मतलब स्टार्च, वसा, प्रोटीन कनिकाओं का संग्रह होता है। जैसे मतलब भोजन बनाने का काम कर रहा है आपका कौन, हरित लवक। तो भोजन को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है दोस्तों, ये अवर्णीय लवक मतलब कि ल्यूकोप्लास्ट दोस्तों ये काम कर रहा है। ये कहाँ मिलता है, तो ये आपके जड़ों में दोस्तों देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश दोस्तों नहीं पहुँच पा रहा है। अगला है वर्णीय लवक मतलब कि क्रोमोप्लास्ट। ये भी क्या होते हैं, रंगीन होते हैं, लेकिन दोस्तों ये हरे रंग नहीं होते हैं, ये प्रायः आपके लाल, पीले, नारंगी दोस्तों होते हैं। तो लाल, पीला, नारंगी किस में देखने के लिए मिलता है, पौधों में, तो उसके फलों में, उसके फूलों में दोस्तों देखने के लिए मिलते हैं। तो ये आपके कहाँ मिलेंगे, वर्णीय लवक, तो उसके फल फूल में दोस्तों देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पौधे के रंगीन भागों में जैसे आपके पुष्प हो गए, फल बित्ती हो गए, बीज हो गए, इसमें दोस्तों आपको ये देखने के लिए मिलते हैं। तो यही जो है वर्णीय लवक दोस्तों, इसी कारण क्या होते हैं, फल का अलग अलग रंग देखने के लिए मिलता है। जैसे
वर्णिल लवक के अनुदाहरण है टमाटर में दोस्तों लाइकोपेन या लाइकोपिन बोलते हैं, उसके कारण ये लाल होता है। गाजर दोस्तों होता है आपका कैरोटीन के कारण। चुकंदर में विटामिन के कारण दोस्तों क्या होता है, इसका रंग दोस्तों परिवर्तित होता है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला है, एक नोट याद रखना है कि वनस्पति में पराबैंगनी विकिरणों का दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक फाइकोसाइनिन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, इस पर इसको निगलेक्ट दोस्तों नहीं करना है। फाइकोसाइनिन मतलब क्या है, जो दोस्तों आपके अल्ट्रावायलेट किरण दोस्तों आती है तो ये वनस्पतियों को दोस्तों क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाती है। मनुष्य को तो नुकसान पहुंचाती है, नुकसानदेह है ये, लेकिन वनस्पतियों के लिए दोस्तों क्या है, नुकसानदेह। वनस्पति में जो डीएनए दोस्तों डीएनए तो डीएनए को दोस्तों नुकसान पहुंचाती है, डीएनए को दोस्तों नुकसान पहुंचाने का काम करती है कौन, ये अल्ट्रावायलेट किरण। तो उससे बचाने का काम दोस्तों कौन करता है, पेड़ पौधे में दोस्तों होता है फाइकोसाइनिन दोस्तों, फाइकोसाइनिन दोस्तों ये बचाने का काम करता है। हम लोग आते हैं आगे। आगे हमारा क्या है, तो रसधानी है। क्या है, रसधानी। यह कोशिका का निर्जीव रचना है, मतलब कि दोस्तों क्या है, निर्जीव, मतलब ये कह सकते हैं कि ये मरा हुआ दोस्तों रचना है, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्या काम करता है, तो ये दोस्तों आगे बताएंगे कि इसमें तरल पदार्थ भरे होती है। जंतु कोशिकाओं में यह अनेक, अभी पहले समझ लीजिए कि इसको निर्जीव कहने के पीछे कारण क्या है। निर्जीव दोस्तों इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है, तो ये संग्रह करने का मतलब स्टोर करने का और दाब बनाए रखने का मतलब एक समान दाब बनाए रखने में दोस्तों ये क्या है, सक्रिय जो अंग होते हैं, मतलब कि बनाने का काम करता है। ये सक्रिय अंग नहीं है, मतलब कि जिस तरह से जितने भी अंग आपके सक्रिय हैं उस तरह से तो ये सक्रिय नहीं है, ये आपके सक्रिय नहीं है दोस्तों, इसलिए इसको कहा जाता है क्या, निर्जीव। क्या कहते हैं इसको, निर्जीव कहा जाता है। आगे आइए, आगे बात करते हैं हम लोग। जो आपका ये बोल रहा है कि इसमें तरल पदार्थ दोस्तों भरी होती है। तरल पदार्थ मतलब कि इसमें क्या होता है दोस्तों, ये जल को संचयन करने का भी काम करता है, मतलब जल का जो स्टोर करने के बारे में बोले तो जल को दोस्तों संचयन करने की दोस्तों जितना जरूरत होती है वो काम करता है। आगे है कि जंतु कोशिकाओं में अनेक वह बहुत छोटी होती है, मतलब कि जो रसधानी है दोस्तों जंतु कोशिका में छोटी होती है। छोटी होने का कारण है कि जंतु कोशिका में छोटी होती है और पादप में बड़ी होती है। बड़ी कोशिका इसलिए होती है क्योंकि दोस्तों क्या करता है पादप, तो पादप में ज़्यादातर दोस्तों उसको जल की आवश्यकता होती है। पादप में दोस्तों जल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, इसलिए दोस्तों क्या होता है, ये बड़ा होता है किसमें, पादप में, और हम लोग में क्या दोस्तों छोटा होता है। वही बता रहा है कि परंतु पादप कोशिकाओं में यह कोशिकांग एक कोशिका का 90% दोस्तों भाग घेरता है। रसधानी एक झिल्ली के आवृत होती है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, मतलब आवृत करने मतलब घिरी होती है। तो रसधानी जिस झिल्ली से दोस्तों घिरी होती है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होती है, मतलब कि जो उत्सर्जित अमीबा क्या करता है, जो भी दोस्तों इसके उत्सर्जन युक्त पदार्थ होता है दोस्तों, तो ये संकुचन से दोस्तों क्या करता है, अपना जो भी मतलब कि उत्सर्जित पदार्थ है उसको निकालने का दोस्तों काम करता है। और ये टोनोप्लास्ट को जरूर याद रखना है। सबसे छोटा होता है रसधानी पौधे मनुष्य में, मतलब जंतुओं में, और पादप में दोस्तों क्या होते हैं, बड़े होते हैं। अब आज का लास्ट पॉइंट हमारा है केंद्रक। उसके बाद दोस्तों डीएनए आरएनए को आज हम नहीं पढ़ाएंगे, डीएनए आरएनए को हम आगे पढ़ाएंगे क्योंकि क्लास दोस्तों ज़्यादा लंबा हो जाएगा फिर। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में, मतलब इसके ब्रेन के बारे में। किसका, तो कोशिका के बारे में, कोशिका के ब्रेन। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की, ये ध्यान दीजिएगा। कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है, यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता, मतलब कि मैनेज नहीं होता है, मैनेजमेंट करना, ये काम दोस्तों एक काम केंद्रक का है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल रूप में बिखरा हुआ दिखाई पड़ता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। मतलब केंद्रक के अंदर दोस्तों जो केंद्रक द्रव्य है, बताया था आपको कोशिका द्रव्य में दोस्तों, आपको जीव द्रव्य बताया था वो केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य दोस्तों। तो आपके कोशिका के अंदर दोस्तों जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर दोस्तों द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका एक धागा नुमा क्या होता है, संरचना होता है, उसी को बोलते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन नाम फ्लेमी ने दिया है, ये क्रोमैटिन नाम किसने दिया है, तो फ्लेमी ने दिया है दोस्तों। यह प्रोटीन और हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। डीएनए मतलब कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड कहते हैं दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। कोशिका विभाजन के समय क्रोमैटिन सिकुड़ करके अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में दोस्तों संगठित हो जाता है। मतलब क्या होता है दोस्तों, ये जुड़ जाता है कौन आपका, तो ये क्रोमैटिन जुड़ कर दोस्तों क्या होता है, सिकुड़ता है, ताकि क्या हो, ताकि दोस्तों डीएनए क्या हो, दो बराबर भागों में बढ़ जाए। डीएनए क्या हो, डीएनए दो बराबर भागों में बढ़ जाए। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। जो सिकुड़ कर दोस्तों क्या हुआ, मोटा हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं, मतलब क्रोमोसोम। अब यहाँ पर प्रत्येक जाति के जीवधारियों के सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। निश्चित होगा दोस्तों तभी उसके समान होगा, अगर अनिश्चित हो गया तो उसके समान दोस्तों देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, मतलब उसके आकार में दोस्तों क्या होगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। तो ये बता रहा है कि प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में 23 होता है, 23 जोड़ा मतलब 46, चिंपैंजी में 24 जोड़ा मतलब 48, बंदर में 21 जोड़ा मतलब 42। अगर मान लीजिए बंदर में 21 ना होकर के दोस्तों क्या हो गया आपका
20 हो गया है, मान लीजिए कि 42 बोले, 42 की जगह क्या हो गया दोस्तों 41 हो गया या 43 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ उसके दोस्तों जो पीढ़ी है उसमें परिवर्तन दोस्तों देखने के लिए मिलेगा आपको। आगे है मतलब जो संतान है उसमें प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम, उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जो गुणसूत्र में जो आपका जेली के समान जो गाढ़ा द्रव है जो तरल है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। और मैट्रिक्स में ही दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखाई पड़ेंगे जिसको हम लोग क्रोमोनीमाटा कहते हैं। मैट्रिक्स के अंदर दोस्तों भरा होता है, मतलब दिखेगा कुंडलित ये सूत्र दिखाई देगा जिसको हम लोग क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एक अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र के दो क्रोमेटिड का बना होता है। दो क्रोमेटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आज ये जुड़ते हैं दोस्तों इसी को कहते हैं सेंट्रोमियर। ये जो क्रोमेटिड जुड़े हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग सेंट्रोमियर का दोस्तों नाम देते हैं। आगे है कि गुणसूत्र पर बहुत से जीन स्थित होते हैं। जीन क्या है, तो जीन जो होता है दोस्तों डीएनए का क्रियात्मक इकाई होता है। डीएनए का जो क्रियात्मक खंड होता है दोस्तों डीएनए का, यही क्या है दोस्तों आपका जीन है। जीन से दोस्तों क्या होता है जो गुण है आप मतलब माता पिता के गुण उसके संतान में दोस्तों जाते हैं। तो होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को हस्तांतरित करने का और हमारे आनुवंशिक गुणों का उत्तरदायी होते हैं। मतलब बता दिए वही आपको माता पिता के गुण कैसे बच्चों में जाएंगे वही दोस्तों तय करता है जीन आपका। चूंकि ये जीन गुणसूत्रों पर निश्चित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। जीन कहाँ है दोस्तों, तो ये आपका गुणसूत्र में है। तो गुणसूत्र क्या करता है दोस्तों तय करता है, ये ध्यान दीजिएगा। गुणसूत्रों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक दोस्तों कहते हैं। वंशागति का वाहक कहने का मतलब कि वंश दोस्तों क्या कर रहा है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब एक वंश से दूसरे वंश में भेजने का दोस्तों काम कर रहा है कौन, गुणसूत्र दोस्तों। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचना दिखाई पड़ता है, इसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। मतलब क्रोमैटिन तो आपका केंद्रक में है लेकिन उसके अलावा दोस्तों एक सर्कल आकार का मतलब गोल आकार का दोस्तों क्या दिखता है आपको एक रचना दिखाई जिसे हम लोग केंद्रिका कहते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। मतलब राइबोसोम के लिए क्या होता है दोस्तों आरएनए। आरएनए क्या करता है प्रोटीन का दोस्तों संश्लेषण करने का काम करता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है ये पॉइंट याद रखिए, आगे हम फिर ये जो है डीएनए आरएनए अगली बार पढ़ाएंगे। आगे क्या है तो गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत सूटन एवं बोबरी ने दिया है दोस्तों। किसने दिया है ये जो वंशागत कहने का मतलब कि जो अगली पीढ़ी में दोस्तों दिखाया जा रहा है, मतलब कि माता पिता के गुण जा रहा है दोस्तों, इसको दोस्तों इस सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया है तो सूटन और बोबरी ने दोस्तों किया है, इसको भी याद रखिएगा। तो ये बता रहा है आपको कि गुणसूत्रों के वंशागत का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया है तो सूटन व बोबरी ने दोस्तों दिया है। तो इतनी सारी बातें जो पढ़ाए हैं कोशिका के बारे में याद रखिएगा। आगे चल करके आपको हम बता देंगे डीएनए आरएनए के बारे में और कोशिका विभाजन दोस्तों। एक दिन इसका क्लास और लेंगे, इससे दोस्तों पूरा आपका ये समाप्त हो जाएगा। क्लास दोस्तों आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर वाले कीजिएगा। देखिए क्लास हम यहाँ पर रखे थे कि पढ़ा देंगे लेकिन क्लास ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए तो इसको हम छोड़ रहे हैं, आगे आपको हम करवा देंगे। क्लास दोस्तों कैसा लग रहा है हमें जरूर कमेंट कीजिएगा और वीडियो का दोस्तों पूरा ईमानदारी पूर्वक देखिएगा क्योंकि यहाँ से दोस्तों प्रश्न आते ही आते हैं। और अपने दोस्तों को भी कम से कम 2 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि उनको भी पता चले कि लुफेंट को कैसे पढ़ना है। चैनल दोस्तों पहली बार अगर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जीएस को और करंट अफेयर को दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेज बाय पेज दोस्तों पढ़ाया जा रहा है ताकि आपकी दोस्तों पकड़ अच्छी हो सके और एग्जाम में दोस्तों आप अच्छा स्कोर कर सकें। और वीडियो दोस्तों पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा। बाकी दोस्तों अच्छी तैयारी कीजिएगा। अगर जीएस को बेहतरीन करना चाहते हैं तो वही दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी तो आपके पास बहुत सारे यूट्यूब चैनल है, चाहें तो वहाँ से पढ़ सकते हैं लेकिन आप चाह रहे हैं लुफेंट को बेहतरीन तरीके से करना क्योंकि आपको बता दिए कि बहुत सारे प्रकाशन के बुक पढ़ लीजिए मेरे भाई, लेकिन आपका मन कहाँ जाता है तो मन जाता है दोस्तों लुफेंट का। जब तक आप लुफेंट नहीं पढ़ते तब तक लगता है कि हम जीएस को अच्छा नहीं किए हैं। तो लुफेंट दोस्तों रिवीजन के लिए बहुत ही एक अच्छा मतलब कि आपके पास साधन है, सोर्स है दोस्तों, तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए मेरे भाई। इधर उधर अपना दिमाग मत भटकाइए, बस एक ही किताब पे आप फोकस कीजिए। एक किताब में दोस्तों आपका हो जाता है, मतलब ये 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन में ये नहीं समझिएगा कि उनको 100 में 100 बनाना है। 100 में 100 नहीं बनाना है आपको, 100 में कम से कम 80% का टारगेट लेकर चलिए। 80 नंबर आ गया मतलब क्या हो गया दोस्तों आपका रिजल्ट आ गया और 80 नंबर दोस्तों लुफेंट आसानी से कवर कर देता है। ये ध्यान देने वाली बात है क्योंकि 80 नंबर बता रहे हैं इसमें आपको कुछ करंट अफेयर भी रहेगा। 80 काफी थोड़ा जीएस रहेगा, करंट अफेयर भी रहेगा दोस्तों। तो करंट अफेयर तो स्पीडी से कीजिएगा, उसी से आपका कवर हो जाता है क्योंकि बिहार के एग्जाम में दोस्तों सिर्फ बीपीएससी को छोड़कर ज़्यादा डीप में दोस्तों आपका नहीं पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी तैयारी अच्छे से कीजिए, अच्छे से रहिए दोस्तों। धन्यवाद।